नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, डबलएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो चारा वाली फसलें और इसके अंदर देखें खाद्यान्न वाली फसलें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज तक, उन प्रश्नों को हम डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए और उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, लाल त्वचा आलू की किस किस्म से होती है? तो आपको बताना, लाल त्वचा आलू की किस किस्म में होती है? कुफरी अरुण, कुफरी सदाबहार, कुफरी सूर्या, कुफरी गिरचन। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कुफरी अरुण जो किस्म है, ये लाल त्वचा वाली आलू की किस्म होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं 2020 एग्जाम में पूछा गया था आरपीएससी के, राजस्थान लोक सेवा आयोग में। यहाँ देखेंगे लाल त्वचा आलू की जो कुफरी अरुण किस्म होती है। ठीक है, आलू की सबसे अगेती प्रजाति जो होती है कुफरी अशोका है। ठीक है, याद रखेंगे। कुफरी सीतमान जो किस्म है, ये फ्रोस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। अगर आपको पूछ ले फ्रोस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी तो कुफरी सीतमान, आलू की सबसे अगेती प्रजाति तो कुफरी अशोका, और लाल त्वचा वाली आलू तो कुफरी अरुण। तीनों ही वैरायटियाँ काफ़ी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 256 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कैंट एक महत्वपूर्ण किस्म है। तो बताना है किसकी कैंट महत्वपूर्ण किस्म है? बरसीम की है, रिचका की है, सोयाबीन की है या जई की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जई की वैरायटी है कैंट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे संबंधित और भी प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ देखेंगे कैंट किस्म जई की एक उन्नतशील प्रजाति है, जो कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में इसको लगाया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं। यह जो किस्म है 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह गैरुई और झुलसा रोग के प्रति अवरोधी है, याद रखेंगे। जई की अन्य किस्में जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, यूपीओ 90, 50 OS 6, हरियाणा जई 114, अल्जीरिया 19, ब्रंकर 10, कोचमैन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कोचमैन किसकी वैरायटी है, जिसको ENP1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कोचमैन ये भी जई की वैरायटी है। ENP2, FOSI 29, ये सब किस्में जई की हो जाएंगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 357 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिकतम होती है? तो HCN की मात्रा बताना है चारे की प्रारंभिक अवस्था में किसमें सबसे अधिक देखा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बाजरा, मोट दाल, ग्वार और ज्वार। तो इन चारों में से बताइए HCN की मात्रा हाईएस्ट किसमें देखने को मिलता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार के अंदर HCN अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं ज्वार चारे की फसल में 50% से ज़्यादा फूल आने के बाद उपयोग की जाती है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जब पौधे घुटने की ऊंचाई तक होती हैं तो इसमें HCN या धुरीन या प्रूसिक एसिड पाया जाता है, जो पशुओं के लिए क्या होता है, जहरीला होता है और पशुओं को नुकसान पहुँचाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 358 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, पूसा जॉइंट नेपियर किसका संकर है? तो पूसा जॉइंट नेपियर संकर बताना किसके किसके बीच में संकरण करके निकाला गया है। नेपियर क्रॉस ज्वार, नेपियर क्रॉस बाजरा, ज्वार क्रॉस बाजरा और बाजरा क्रॉस ज्वार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, नेपियर क्रॉस बाजरा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेपियर घास को हम हाथी घास के नाम से जानते हैं, एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं। यह जो क्रॉस है ये कहाँ से निकाला गया है? IARI नई दिल्ली के द्वारा ये क्रॉस करवाया गया है, नेपियर क्रॉस बाजरा। ठीक है, दोनों के बीच से क्रॉस करा के
पूसा जॉइंट नेपियर घास तैयार किया गया है। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 359 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से ज्वार प्रजातियों में कौन सी बहुकटनी नहीं है। तो बहुकटनी प्रजाति इसमें से बताना है ज्वार की कौन सी नहीं है। पूसा चरी 2, एमपी चरी 2 या एमपी चरी या पूसा चरी 1। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूसा चरी 2। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एमपी चरी 2 है, एमपी चरी और पूसा चरी 1 है। ये सब तीनों प्रजातियाँ जो है ये बहुकटनी है, लेकिन पूसा चरी बहुकटनी प्रजाति नहीं है। यहाँ देख सकते हैं ज्वार की खेती दाने के लिए और चारे दोनों के लिए की जाती है। इसके दाने में 10.4% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है तथा यह एक एग्जॉस्टिक फसल जो कि ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व को ग्रहण करती हैं। इसके चारे वाली जो प्रजातियां हैं वो यूपी चरी 1 और यूपी चरी 2, ये दोनों ही जो प्रजातियां हैं ये चारे के रूप में बोई जाती हैं। और यहाँ देखेंगे एक कटाई के लिए कौन कौन सी प्रजातियां हैं। यस 386, यस 241, यस 431, 855 एफ, पूसा चरी 2, ये सब एक ही कटाई की जाती हैं। और बहु कटाई वाली जातियां देखेंगे एमपी चरी, उसके बाद एक्स 988, पंत चरी 3, CSH 1, ये सब बहु कटनी वाली प्रजातियां हैं। उसके बाद देखेंगे मिश्रित खेती के लिए CSH 6, ये जो किस्म है ज्वार की, इसकी हम मिश्रित खेती के रूप में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में मोस्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मिश्रित खेती ज्वार की याद रखेंगे CSH 6। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 360 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिसकावी पूसा विशाल किस फसल की प्रजातियां हैं। तो मिसकावी और पूसा विशाल जो है किसकी प्रजातियां हैं। कपास की हैं, जूट की हैं, जई की हैं, बरसीम की हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 360 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बरसीम की प्रजातियां हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बरसीम के चारे के लिए एक उत्तम फसल है। इसके चारे में 20% प्रोटीन पाई जाती है। इसकी कुछ अन्य किस्में हैं जो ध्यान देंगे, जैसे देसी जातियों की बात करें तो पहाली, सैंडी, जंडी और मिसकावी। ठीक है, ये मिसकावी जो है एक प्रकार की देसी वैरायटी है। उसके बाद देखेंगे खदरावी भी किसकी है, बरसीम की वैरायटी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद देखेंगे उन्नतशील प्रजातियां बरसीम की, टाइप 526, टाइप 529, पूसा जॉइंट, पूसा विशाल, B1, ठीक है, B2, B1, 10। ठीक है, ये सब प्रजातियां जो हैं इसकी हैं बरसीम की हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 361 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरसीम का मूल स्थान है। बरसीम का उत्पत्ति स्थान बताना है, कहाँ पर है। चीन है, मिस्र है, भारत है, नेपाल है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिस्र माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बरसीम का मूल स्थान मिस्र माना गया है। इसे इजिप्टिशियन क्लोवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत में बरसीम की खेती सन 1904 में सर फ्लेवर द्वारा सर्वप्रथम मीरपुर घास फार्म पर उगाई गई थी। ठीक है, बरसीम में 20% क्या पाया जाता है, फ्रूट फाइबर पाया जाता है। तो 20% क्रूड फाइबर पाया जाता है और 70% इसमें शुष्क पदार्थ पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 362 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिरसा संख्या 8 इसकी किस्म है। तो ये आपको बताना है। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरसा संख्या 8 किसकी किस्म है। बरसीम की है, जई की है, लूशन की है, सरसों की है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि लूशन की वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर प्रोटीन की, लूशन किसको कहते हैं, रिजका आपको याद रखेंगे। कभी कभी लूशन ना ऑप्शन में देके रिजका दे दे तो रिजका आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर 20% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, यह एक बहुवर्षीय फसल है। किस प्रकार के, बहुवर्षीय। याद रखेंगे लूशन, रिजका एक प्रकार की बहुवर्षीय फसल है। अब इसको बोया कब जाता है, अक्टूबर के महीने में इसको बुआई की जाती है। याद रखेंगे, कभी कभी बुआई का समय पूछ लेता तो अक्टूबर के माह में इसको बोया जाता है। तो इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है। सिरसा नंबर 8 आती है, सिरसा नंबर 9 आता है। ठीक है, NDR सिलेक्शन 1 आता है और आनंद 2 है, आनंद 1 है। ठीक है, आनंद 1 और आनंद 2 जो है वैरायटियाँ, ये पहाड़ी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इसको बुआई की जाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 363 पर। क्वेश्चन नंबर 363 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों।
क्वेश्चन कह रहा है बरसीम है एक, आपको बताना बरसीम क्या है। चारे वाली फसल है, दलहनी फसल है, शिकारी फसल है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बरसीम चारे वाली भी फसल होती है, दलहनी फसल भी है और शिकारी फसल भी है। यहाँ देख सकते हैं बरसीम दलहनी वर्ग की फसल है, इसे चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। बरसीम की जड़ों में ग्रंथियाँ होती हैं जिससे राइजोबियम ट्राइफोलाई नामक जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को जड़ों में एकत्र करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 364 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है। तो बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल कौन सी है? बरसीम प्लस जई, बरसीम प्लस सरसों, बरसीम प्लस जौ, बरसीम प्लस गेहूँ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बरसीम प्लस सरसों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे बरसीम को प्राय जई, लूशन और सरसों आदि के साथ बोया जाता है। अखिल भारतीय चारा अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि बरसीम प्लस सरसों को किसी भी ढंग से बोने पर अन्य की अपेक्षा चारे वाली फसलों की उपज ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, तो इसलिए बरसीम और सरसों को एक साथ बोना चाहिए, इसमें उपज में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 365 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक वार्षिक तिपतिया घास है जो मुख्यतः सिंचित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए प्रयुक्त होती है। मिस्र की तिपतिया घास, यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इजिप्ट क्लोवर के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ देख सकते हैं इजिप्ट क्लोवर या बरसीम। ठीक है, बरसीम का जन्म स्थान एशिया महासागर या मिस्र देश माना गया है, इसलिए इसे इजिप्ट क्लोवर यानी कि मिस्र की तिपतिया घास भी कहते हैं। बरसीम भारत में उत्तरी क्षेत्र में रबी के चारे के रूप में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके चारे के अंदर प्रोटीन की अधिक मात्रा देखने को मिलती है। बरसीम जो है सिंचित और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जा सकती है, आसानी से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 366 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलाप करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना एक सुमेलित नहीं है। सूरजमुखी की फैमिली क्या कंपोजिटिव होती है? ये ठीक है, सूरजमुखी की फैमिली कंपोजिटिव होती है। कपास की फैमिली मालवेशी होती है, ये भी ठीक है। अरंडी की फैमिली कंपोजिटिव होती है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो फैमिली होती है U4BAC होती है। ठीक है, U4BAC होती है, याद रखेंगे। अरंडी की फैमिली कौन सी होती है? U4BAC। एक ऑप्शन और है गन्ना ग्रेमिनी से, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर था सी ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं कुछ फैमिलियों के बारे में जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं सभी फैमिलियों को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया गया है। ग्रेमिनी फैमिली यानी कि इसको पोएसी फैमिली भी कहा जाता है। ग्रेमिनी फैमिली के अंदर कौन कौन से खाद्यान्न वाली फसलें आती हैं इनको देखेंगे। धान, गेहूँ, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, कोदो, ये सब ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत आ जाएंगी, याद रखेंगे। क्रूसीफेरी की फैमिली की बात करें तो इसके अंदर सरसों, याद रखेंगे। राई, लाही, गोभी, तारा मीरा, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगी? क्रूसीफेरी फैमिली में आ जाएंगे। कंपोजिटी की बात करें तो कंपोजिटी में आपको याद रखना है सूरजमुखी और बायसुरी और गेंदा, ये कंपोजिटी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। U4BAC में बात करेंगे तो अरंडी है और हजारदाना, ये दोनों ही फसलें किस में बिलोंग करती हैं? U4BAC फैमिली से। मालवेशी में देखेंगे कपास है, भिंडी है, गुड़हल है, पटसन है, जूट है, ठीक है, इन सब की फैमिली मालवेशी है। इसके बाद देखेंगे कुकुरबिटेशी में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां हैं ये सब कुकुरबिटेशी फैमिली में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 367 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ परिवार यानी कि फैमिली दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है यही आपको ढूंढना है। चलिए देख लेते हैं। सूरजमुखी की फैमिली मालवेशी होती है, ये पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सूरजमुखी की फैमिली मालवेशी नहीं होती है, ठीक है, तो सूरजमुखी की फैमिली जो होती है वो कंपोजिटी होती है, ठीक है, कंपोजिटी होती है, याद रखेंगे
कंपोजिटी फैमिली। बाकी मूंग की फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है, सरसों की क्रूसीफेरी, धान की ग्रेमिनी। ये तीनों ही ठीक है और यहाँ पर इनकरेक्ट जो था ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 368। इससे पहले कुछ फैमिलियों का यहाँ उदाहरण देखेंगे। मालवेशी फैमिली में कपास आ जाएगा, पटसन आ जाएगा। कंपोजिटी फैमिली में सूरजमुखी, याद रखेंगे। लेग्यूमिनेसी में चना, उड़द, मूंग, ग्वार, मसूर, सोयाबीन, बरसीम, लूसन, मटर, अरहर, ये सब लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। क्रूसीफेरी फैमिली से बात करेंगे, सरसों है, राई है, लाही है, तारामीरा, गोभी, ठीक है, ये सब क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे ग्रेमिनी फैमिली, जिसको हम पोएसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी फसलें आती हैं, जैसे धान है, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, गन्ना, कोदो, सावा, गिन्नी घास, नेपियर घास, ठीक है, ये सब की फैमिली कौन सी है? ग्रेमिनी है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 368। 368 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो सूची 1 इधर है, सूची 2 इधर है। तो एक तरफ फैमिली का नाम दिया हुआ है और एक तरफ फसलों का नाम दिया हुआ है। तो सही विकल्प का चयन करना है। चलिए देख लेते हैं। U4BAC, तो U4BAC फैमिली से कौन बिलोंग करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कसावा। कसावा कहाँ पर है? कसावा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी फैमिली से सैलरी आता है, ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे कंपोजिटी। कंपोजिटी में कौन आएगा? कंपोजिटी में आपको याद रखना सलाद, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद पोएसी। पोएसी में आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? बेबी कॉर्न, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे 3 4 1 2, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 369 पर। क्वेश्चन नंबर 369 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है। एक तरफ फसल का नाम दिया है, दूसरी तरफ वनस्पतिक नाम दिया है। तो कौन सी फसल का क्या वनस्पतिक नाम होता है ये आपको बताना है। यहाँ देखेंगे लोबिया का वनस्पतिक नाम क्या विग्ना साइनेंसिस एल होता है? तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। लोबिया का वनस्पतिक नाम विग्ना साइनेंसिस एल होता है। जौ का वैज्ञानिक नाम हॉर्डियम वाल्गेर एल होता है, ये भी ठीक है। यहाँ पर मूंग का जो वैज्ञानिक नाम होता है फेजियोलस मूंगो रॉक्स भी होता है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। मूंग का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है विग्ना रेडिएटा यल, ठीक है, विग्ना रेडिएटा यल होता है। और चने का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटेनम, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ढूंढना था, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूंग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? विग्ना रेडिएटा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 370 पर। यहाँ देख सकते हैं मूंग का वैज्ञानिक नाम विग्ना रेडिएटा होता है, यही हमारा इनकरेक्ट था ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 370। 370 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये ढूंढना है। चना खूंटी बनाना, पैगिंग की क्रिया क्या चने में होती है? ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो है इसमें पैगिंग की क्रिया किस में होती है, यानी कि खूंटी बनना ये मूंगफली में होता है, ठीक है, मूंगफली में होता है पैगिंग क्रिया, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। बाकी गेहूं कल्ले निकलना टिलरिंग स्टेज, ये ठीक है। तंबाकू में टॉपिंग की क्रिया, ये भी ठीक है। और मक्का में टैसलिंग नरमंजरी निकलना, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 371। 371 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सही जोड़ा कौन सा है, इसमें से बताना है सही जोड़ा कौन सा है। तो देखेंगे धान वाइट गर्भ जो धान में लगता है ये तो इनकरेक्ट है। आलू में दीमक लगता है, ये भी गलत है, दीमक उसमें गेहूं में देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे गन्ना में बिबिल, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है, तीनों। यहाँ देखेंगे ग्राम जो है, ग्राम यानी कि चना, चना के अंदर पौड बुर्रल लगता है, फली वेदक लगता है, ये हमारा सही है। तो यहाँ पर सही ढूंढना था कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पौड बुर्रल के नियंत्रण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 250 से लेकर 300 NPV, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जामों में। ये बायो एजेंट है, इसका प्रयोग किया जाता है इसके नियंत्रण के लिए, फली बेधक कीट के नियंत्रण के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 372 पर। 372 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
यहाँ पर नहीं ढूंढना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। एक तरफ फसल प्रजाति दिया है, एक तरफ उद्गम दिया हुआ है। तो अरुणा जो है एक प्रकार की अरंडी की वैरायटी है, ठीक है, किस्म का नाम है अरंडी की, याद रखेंगे। तो ये अंतरा जातीय गुणन संकर है, तो ये अंतरा स्पेसीजी गुणन नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जगन्नाथ जो है ये उत्परिवर्तन प्रजाति है, जया जो है अंतर प्रजातीय क्रॉस संकर है, ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे पूसा जय किरण, ठीक है, ये कायकीय कॉलोनी विविधता है, तो ये भी ठीक है यहाँ पर। तो तीनों ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्ट ढूंढना था तो अरुणा आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं पूसा जय किरण कायकीय कॉलोन विविधता है, जया जो है अंतर्जातीय क्रॉस संकरण है, ठीक है, जगन्नाथ जो है उत्परिवर्तन है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 373 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कपास, दिग्विजय, सोयाबीन, ब्रैग, मूंगफली, AK 1224, सूरजमुखी, अरुणा। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अभी बताए हैं अरुणा जो है ये किसकी वैरायटी है, ये अरंडी की है, ठीक है। किसकी वैरायटी है, अरंडी की वैरायटी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर वैरायटी है, याद रखेंगे अरंडी की वैरायटी है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा सही नहीं था, ठीक है, तो यही हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कपास की वैरायटी दिग्विजय है, सोयाबीन की वैरायटी ब्रैग है, मूंगफली AK 1224 ये भी ठीक है, तीनों ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं अरुणा जो है अरंडी की किस्म है, सूरजमुखी की नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 374 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है। एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ फसल से संबंधित बीमारियों का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे गेहूं में क्या गेगला सेहू डिजीज लगता है, जिसको ईयर कोकिल कहते हैं, तो ये लगता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चावल जो है उफरा, ठीक है, चावल में उफरा ये भी ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर टमाटर में रूट नाट, ये भी टमाटर के अंदर देखने को मिलता है। बाजरा के अंदर देखें खैरा रोग नहीं लगता। खैरा रोग किसका है, धान का है, ठीक है, ZN की कमी से होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खैरा रोग किस में लगता है, धान में लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 375 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं बताना है। तो एक तरफ फसल का नाम दिया है, दूसरी तरफ डिजीज के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ देखेंगे आलू में झुलसा रोग लगता है, ये तो ठीक है। गेहूं में कंडुआ रोग लगता है, इसमें डिजीज लगता है, ये भी यहाँ ठीक है। ज्वार में अर्गट लगता है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अर्गट बीमारी जो लगती है किस में लगती है, बाजरा में देखने को मिलती है, ठीक है, ये बाजरा की बीमारी है, बाजरा की, याद रखेंगे। तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो है हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। मूंगफली में टिक्का डिजीज लगता है, ये भी ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 376 पर। 376 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन खर्च का बीज पर 50% से अधिक व्यय होता है। तो उत्पादन खर्च का बीज पर 50% से अधिक व्यय होता है। चलिए चार ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। संकर टमाटर में, आलू में, गन्ना में या संकर सूरजमुखी में। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दिए गए विकल्प में आलू के बीज पर 50% से अधिक खर्च आता है, क्योंकि इसमें बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर 20 से 25 कुंटल बुआई के लिए प्रयोग में ली जाती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 377 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं बताना है कौन सा नहीं है। फसल का नाम दिया है, परीक्षण भार ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो टेस्ट वेट बताना है सभी फसलों का, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ढूंढना है, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करिए दोस्तों वीडियो। तो इसमें से बताइए कौन सा इनकरेक्ट होगा। बाजरे का टेस्ट वेट क्या 5 से 7 ग्राम होता है, ये तो ठीक है। गेहूँ का सीड रेट
20 से 40 ग्राम, ये इनकरेक्ट है। इसका कितना होता है? 40 ग्राम होता है। ठीक है, 40 ग्राम होता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ढूंढना था, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूंग का देख लेते हैं। मूंग का 34 से 36, ये भी ठीक है। सूरजमुखी का 60 से 62, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट वेट सबका याद होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं सबका टेस्ट वेट लिखा हुआ है। आपको बाजरा का याद रखना है 5 से 7 ग्राम, गेहूं का 40 ग्राम, मूंग का 34 से 36, सूरजमुखी का 60 से 62, अरहर का 70 से 75, सोयाबीन का 55 ग्राम, जौ का 35 से 40 ग्राम। उसके बाद देखेंगे मूंगफली का जो टेस्ट वेट हो जाएगा वो 200 से लेकर 250 ग्राम होता है। मटर का 100 ग्राम होता है। टमाटर का 3 से 4 ग्राम होता है। मक्के का 280 ग्राम होता है। मूली का 8 से 12, सरसों का 3 से 5 ग्राम। सभी के सभी टेस्ट वेट आप याद कर लीजिए, जो कि टीए में एक क्वेश्चन यहाँ से बनना है तो निश्चित बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 378 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसलों के नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ प्रजाति, तो बताना है कौन सी फसल की कौन सी प्रजाति इसमें से है। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये भी आपको बताना है। गेहूं की प्रजाति यूपी 2338 होती है, ये भी ठीक है। धान की वैरायटी IR 64, ये भी ठीक है। और यहाँ पर सोयाबीन की वैरायटी जो है ब्रेग, ये भी ठीक है। मटर की वैरायटी टाइप 9 ये नहीं होती है। मटर की वैरायटी जो टाइप 9 जो वैरायटी है, ये किसकी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी उड़द की। ठीक है, उड़द की वैरायटी है, याद रखेंगे टाइप 9। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट पूछा था, यहाँ पर देख सकते हैं नहीं पूछा था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 379 पर। 379 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ फैमिलियों के नाम दिया हुआ है और फसलों के नाम दिया हुआ है। सूरजमुखी की फैमिली कंपोजिटी होती है, ये ठीक है। उसके बाद कपास की फैमिली मालवेसी होती है, ये भी ठीक है। अरंडी की यानी कि कैस्टर की फैमिली जो है कंपोजिटी होती है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैस्टर की फैमिली जो है ये कंपोजिटी नहीं होती है दोस्तों। कैस्टर की फैमिली क्या हो जाएगी, ये आप लोग बताइए। कैस्टर की फैमिली हो जाएगी U4BAC। ठीक है, U4BAC, U4BAC फैमिली होती है कैस्टर की, याद रखेंगे। तो कंपोजिटिव फैमिली किसकी हो जाएगी? कंपोजिटिव फैमिली होती है सूरजमुखी की। ठीक है, सूरजमुखी की फैमिली होती है कंपोजिटिव सनफ्लावर की, याद रखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनकरेक्ट पूछा था तो सी आंसर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 380 पर। उससे पहले कुछ फैमिलियों के नाम हम लोग याद कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ फैमिलियों के नाम दिए हुए हैं जिनको आपको याद करना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। U4BAC फैमिली के अंतर्गत आएगा कैस्टर। ठीक है, कंपोजिटिव फैमिली में आपको याद रखना सूरजमुखी। मालवेसी फैमिली में कपास याद रखेंगे, भिंडी याद रखेंगे, जूट याद रखेंगे। ग्रेमिनी फैमिली में गन्ना याद रखेंगे, ज्वार याद रखेंगे, बाजरा, मक्का, गेहूँ, धान। ठीक है, इन सब की फैमिली कौन सी होती है? ग्रेमिनी होती है। एरेशी फैमिली में याद रखेंगे अरबी और जिमीकंद एरेशी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। एलिएसी में प्याज याद रखना है, लहसुन याद रखना है, लीक याद करना है, चाय भी याद रखना है, सतावर, ये सब एलिएसी यानी कि लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। डायस्कोरिएसी इसमें रतालू आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चीनोपोडिएसी में चुकंदर याद रखेंगे, पालक और बथुआ, ये तीनों की फैमिली क्या होती है? चीनोपोडिएसी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 380 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है चावल अनुसंधान निदेशालय स्थित है हैदराबाद में, कटक में, पटना में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चावल अनुसंधान निदेशालय पूछ रहा है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद। ठीक है, न्यू नेम, इसका नया नाम क्या हो गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, ठीक है, ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, ये कहाँ पर? सेवर भरतपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 381 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है असिंचित गेहूं की अनुशासित प्रजाति कौन सी है? असिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की कौन सी प्रजाति है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन देखेंगे HD 2329, UP 2003, राज 3077, K 65। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, राज 3077। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कम पानी मिलने पर भी अच्छा उत्पादन करते हैं राज 3077। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 382 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संकर धान की खेती सर्वप्रथम प्रचलित है
जापान में, कोचिया में, चीन में या भारत में? तो यहाँ पर चीन में है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चीन में संकर धान की खेती सर्वप्रथम प्रचलित हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 383 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मक्का की बुआई 50 × 20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगेंगे? 70,000, 80,000, 90,000 या 1 लाख? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 लाख आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सूत्र है, इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर पौधों के बीच जो दूरी रखते हैं तो उसको, ठीक है। तो इस हिसाब से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितने पौधे आए हैं, तो 1 लाख यहाँ पर पौधे आ गए हैं आंसर में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 384 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। गेहूं की प्रजाति C306 है, जौ की प्रजाति ज्योति है, ज्वार की प्रजाति PHB 10 है, बाजरा की प्रजाति HB 5 है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा PHB 10 जो वैरायटी है ये किसकी हो जाएगी? ये बाजरे की वैरायटी है, ठीक है, बाजरा की वैरायटी है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि PHB 10 जो है ये किसकी वैरायटी है? बाजरे की वैरायटी है। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जा सकती हैं। यह जो प्रजाति है ये पंजाब यानी कि लुधियाना से निकाली गई है और इसके अंदर क्या होता है, हरित बाली रोग जो है उसके प्रति क्या है? प्रतिरोधी वैरायटी है। बाजरे की और भी वैरायटियाँ आती है जैसे HB 5 है, CM 5 है और EHB 14 है, ठीक है। तो ये सब वैरायटियाँ बाजरे की वैरायटियाँ होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 385 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 385। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक गाठिया गेहूं की प्रजाति है? तो एक काठिया गेहूं की प्रजाति इसमें से बताना है कौन सी हो जाएगी? PBW 215, PBW 343, NW 2036 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, PBW 215। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं काठिया गेहूं की प्रजाति PBW 215 है। काठिया गेहूं की सिंचित दशा हेतु प्रजातियाँ जो हैं PDW 34 है, PDW 215 है, PDW 233 है, राज 1555 है, MPO 1215 है। ये सब काठिया गेहूं की प्रजातियाँ हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 386 आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कैंट एक प्रजाति है, किसकी है? गेहूं की है, जौ की है, बरसीम की है या जई की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जई की है, यानी कि ओट की एक प्रकार की प्रजाति होती है कैंट, ठीक है। यह जो किस्म है ये उत्तर प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से इसको उगाई जा सकती है। बात करें 115 से लेकर 120 दिन में पककर यह तैयार हो जाती है। यह जो गेरुई यानी कि रस्ट जो रोग लगता है यानी कि झुलसा रोग के प्रति क्या है? अवरोधी है। लगभग 400 से लेकर 500 क्विंटल हरा चारा आसानी से मिल जाता है। इसकी ओट की और भी किस्में हैं जिनको आपको याद रखना है। कोचमैन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। UPO 9450, ब्रंकर 10 और अल्जीरिया 19, ये सब वैरायटियाँ जई की हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 387 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं सुगंध 5, जिसको कह सकते हैं सुगंधा 5, पूसा सुगंधा 5, ठीक है। तो ये बताना है किस फसल की प्रजाति है? मक्का की है, धान की है, मूंग की है, मटर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान की वैरायटी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पूसा सुगंधा 5 सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, ज़्यादा उत्पादन वाली सुगंधित बासमती धान की एक उत्तम प्रजाति है, ठीक है। अन्य किस्में भी हैं जिनको आपको याद रखना है। पूसा बासमती 1, जया, IR8, IR24, रत्ना, जलमग्न, वृद्धि, लूनी श्री बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 388 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाल शुरू होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वेजिटेटिव लेगलेस अवस्था, ठीक है, वेजिटेटिव लेग फेज कह सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाल शुरू होने के बीच की जो अवस्था है उसको वेजिटेटिव लेग फेज के नाम से इसको जाना जाता है। इस अवस्था में पौधे के वानस्पतिक वृद्धि और लंबाई बढ़ती है, ठीक है। सबसे पहले सीडलिंग होता है, फिर ट्रांसप्लांटिंग होता है, फिर टेलरिंग की क्रिया होती है, फिर वानस्पतिक लेग अवस्था होती है, फिर पेनिकल आती है, फिर इसके अंदर फूल बनना, फिर दाने बनना, फिर दानों का पकना, ये अवस्थाएं चलती रहती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 389।
क्वेश्चन कह रहा है ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म कौन सी है। जहाँ पर ऊसरीली भूमि है उन क्षेत्रों के लिए कौन सी धान की वैरायटी अच्छी मानी जाती है। तो देखेंगे ADR 359, पंत धान 4, CSR 13, सरयू 52। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, CSR 13। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साकेत 4, ऊसर 1, उसके बाद पूसा 221, झोना 349, जया IR 24, CSR 13। ठीक है, ये सब भूमियाँ जो है ये ऊसर के लिए है, ऊसर भूमि के लिए अच्छी मानी गई है। और ऊंची भूमियों के लिए बात करें तो ऊंची भूमि के लिए वैरायटी जो है N 22 है, बाला है, कावेरी है, पूसा 22 है। ये सब ऊंची भूमियों के लिए अच्छी मानी जाती है। बैक्टीरियल लीफ रोधक वैरायटियाँ याद रखेंगे, गोविंद है, प्रसाद है, सरजू 52 है, पंत धान 4 है, IR 20 है। ठीक है, ये बैक्टीरियल लीफ रोधक वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 390 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 390 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई कब करनी चाहिए। कल्ले वाली अवस्था, फूल आने की अवस्था, ताजमूल की अवस्था या दूध बनने की अवस्था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ताजमूल की अवस्था। ठीक है, अगर एक सिंचाई उपलब्ध है ताजमूल की अवस्था पर सिंचाई करते हैं जिसको CRI अवस्था कहते हैं। ठीक है, क्राउन रूट इंटेंटेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका पूरा नाम। ताजमूल जो जड़ है इसकी सिंचाई, पहली सिंचाई 21 दिन पे की जाती है। ठीक है, 21 दिन पे ताजमूल आ जाते हैं तो 21 दिन पर सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर तो CRI अवस्था पर करेंगे, दूसरी पुष्पन अवस्था पर करेंगे। 3 सिंचाई उपलब्ध है तो वहाँ पर CRI अवस्था, गांठ बनते समय और मिल्किंग स्टेज यानी दूधावस्था पर सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई इससे संबंधित एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है एग्जामों में, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 391। 391 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है। तो करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है। धान का है, दलहन का है, गेहूं का, सरसों का है। तो 391 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि गेहूं का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। करनाल बंट गेहूं का एक प्रमुख रोग है जो किसके कारण होता है, किस फंगस के कारण होता है। फंगस का नाम भी आपको याद होना चाहिए, निमोसिया इंडिका। ठीक है, निमोसिया इंडिका के कारण ये लगता है करनाल बंट फंगस है। ठीक है, यह एक प्रकार का मृदा जनित होता है, बीज जनित होता है और वायु जनित होता है, तीनों प्रकार का होता है। इस रोग में बाली के कुछ दाने काले पाउडर जैसे बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 392 नंबर क्वेश्चन कर रहा है झूठा कंडुआ रोग किस फसल में फैलता है। तो कौन सी फसल से संबंधित है झूठा कंडुआ रोग, जिसको हम कह सकते हैं फॉल्स स्मेल्ड राइस। ठीक है, तो ये राइस का है यानी कि धान का है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ देखें झूठा कंडुआ रोग जिसको फॉल्स स्मेट कहा जाता है, ये राइस का है, धान का प्रमुख रोग है। ठीक है, ये कब लगता है, जब नमी इसको मिल जाती है तो उसके कारण लगता है, नम वातावरण के कारण ये फैलता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 393 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाने जाते हैं। तो धान में जो खैरा रोग है उसके नियंत्रण की खोज के लिए कौन जाने जाते हैं। डॉक्टर YL नेने, डॉक्टर KC मेहता, डॉक्टर RS सिंह या AN मुखोपाध्याय। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर YL नेने द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, YL नेने के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1966। आप समय याद रखेंगे। इसके रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूना और यहाँ पर 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 394 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा धान भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशत नमी होनी चाहिए। 6%, 8%, 12%, 16%। तो धान भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशत नमी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि 12%। अनाज वाले के लिए आप याद रखेंगे 10 से 12। ठीक है, दाल वाले के लिए याद रखेंगे 8 से 10 और तिलहनी फसलों के लिए याद रखेंगे 6 से 8। ठीक है, तो यहाँ पर अनाज वाली फसलों के लिए 10 से 12, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कपास और सोयाबीन के लिए याद रखेंगे 10। ठीक है, और दलहनी फसलें जितनी होती हैं 8 से 10 याद रखना है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 395 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जीरो टिल सीड ड्रिल से
बोने पर गेहूं की बीज की गहराई होती है? सतह पर होती है 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर। तो सीड ड्रिल से अगर गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो उसकी गहराई बीज की होती है 2.5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 396 नंबर पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं, तो आप लोग रोजाना जरूर देखा करिए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 396 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है डेपोग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई लायक हो जाती है। तो डेपोग विधि से अगर हम उगा रहे हैं धान को तो कितने दिन बाद रोपाई योग्य हो जाती है? 12 दिन में, 18 दिन में, 24 दिन में, 30 दिन में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 दिन में रोपने योग्य हो जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान की जो नर्सरी तैयार की गई है डेपोग विधि, ये फिलीपींस से तैयार की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया दोस्तों 12 दिन। यहाँ देखेंगे इस विधि में बीज बोने के 10 से 12 दिन बाद पौध रोपाई योग्य हो जाती है। इस विधि में 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्र के हिसाब से धान के बीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होता है, मृदा के फर्श या लकड़ी की सतह पर गीला करके जूट के हॉट या पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 397 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बुशनिंग प्रक्रिया की जाती है। तो बुशनिंग प्रक्रिया जो किस फसल से संबंधित है? गेहूं, धान, मक्का या बाजरे से। तो बुशनिंग की प्रक्रिया जो संबंधित है वो धान से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बुशनिंग की प्रक्रिया धान में अपनाई जाती है। इस विधि में क्या होता है, रोपाई के 30 से 35 दिन बाद क्रॉस जुताई करते हैं। इस क्रिया से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं तथा कल्ले ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए ये किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 398 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्के की कंचन प्रजाति पकती है। तो मक्के की जो कंचन प्रजाति है कितने दिन में पकती है? 60 से 65 दिन, 75 से 80 दिन, 85 से 90 दिन, 90 से 105 दिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 75 से 80 दिन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपज की बात करें, कंचन जो मक्का की प्रजाति है वो 35 से लेकर 40 कुंटल तक उपज दे देती है। संकर या संकुल मक्का जो है इसकी अन्य किस्में भी हैं, अंबर है, किसान है, विक्रम है, जवाहर, विजय, प्रताप, लक्ष्मी, ये सब संकुल मक्के की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 399 नंबर क्वेश्चन कर रहा है SRI पद्धति द्वारा धान की खेती के लिए संतुष्ट बीज दर आपको बताना है। SRI सिस्टम में बताना है धान में, पेडी में कितना सीड लगेगा? 6 से 8 किलोग्राम, 20 से 35, 30 से 35, 45 से 45 यानी कि 40 से 45 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 से 8। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 6 से 8 किलोग्राम यहाँ पर सीड रेट लगेगा। यहाँ देख सकते हैं इस विधि का आविष्कार जो है मेडागास्कर में सन 1983 में किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? फादर हेनरी डिनो लेने द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। इस विधि में नर्सरी, कंपोस्ट और मिट्टी पर तैयार किया जाता है। इस विधि द्वारा 6 से 8 किलोग्राम सीड लगता है, ठीक है, तथा पौधे 9 से 12 दिन में रोपाई योग्य हो जाते हैं। इसके रोपाई 25 × 25 सेंटीमीटर पर की जाती है और गहराई 2 सेंटीमीटर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 400 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, रोपित धान में अधिकतम किल्ले निकलने की अवस्था आती है। तो रोपित धान में अधिकतम किल्ले निकलने की अवस्था रोपाई के कितने दिन बाद आती है ये आपको बताना। फर्स्ट ऑप्शन है रोपाई के 20 से 25 दिन बाद। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रोपाई के 35 से 40 दिन बाद, रोपाई के 50 से 55 दिन बाद, रोपाई के 60 से 65 दिन बाद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि रोपाई के 35 से 40 दिन बाद। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं धान की अधिकतम किल्ले निकलने की अवस्था 35 से 40 दिन बाद आती है, ठीक है। तो 35 से 40 दिन बाद आती है, याद रखेंगे। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेनिकल निकलने की अवस्था, तो 55 से 60 दिन की होती है, ठीक है। 55 से 60 दिन पर पेनिकल निकल जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 401 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में जौ की किस्मों का नाम दिया है, सूची 2 के अंदर उगाने की स्थिति दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ। चलिए देखते हैं। सूची 1 के अंदर ज्योति जो किस्म दिया हुआ है
इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका जो संबंध हो जाएगा सिंचित सामयिक बुआई, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ हो जाएगा, ये ठीक है। उसके बाद हरितमा की बुआई सिंचित पछेती बुआई करते हैं, ये सेकंड के साथ, ये भी ठीक है। नरेंद्र जौ 2, ठीक है, ये असिंचित क्षेत्रों के लिए लगाई जाती हैं, ठीक है। नरेंद्र जौ 2 जो है असिंचित क्षेत्र में बुआई करने के लिए वैरायटी लगाई जाती है। और प्रगति जो है ये माल्ट के लिए लगाई जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ, ये चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ। तो याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। सिंचित असिंचित और माल्ट के लिए कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं इनको देखेंगे। यहाँ देखेंगे सिंचित क्षेत्रों के लिए ज्योति है, जागृति है, मंजुला है, करण 19 है, 252, 233, DL 120, ये सब सिंचित क्षेत्रों के लिए है, ठीक है। सिंचित पछेती के लिए जो है हरितमा है, BG 108 है, मंद्रुका है, नीलम है, DL 88, केदार, ये सब पछेती के लिए है, ठीक है। और असिंचित क्षेत्रों के लिए नरेंद्र है, जौ 2 है, विजया है, आज़ाद है, करण 18, गीतांजलि बहुत बार पूछा है किसकी वैरायटी है, तो जौ की है, असिंचित क्षेत्रों में लगाई जाती है। माल्ट के लिए देखेंगे प्रगति है, ऋषभरा है, K 551 है, अल्फा 93 है, DL 88 है, रेखा, ठीक है। ये सब माल्ट उत्पादन के लिए जौ की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 402 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति कौन सी है? सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति आपको बताना है कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर PBW 343, PBW 443, K 307, DBW 14। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। DBW 14 जो प्रजाति है, ठीक है, तो ये कहाँ से निकाली गई है? तो याद रखेंगे ये गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल द्वारा विकसित की गई किस्में हैं जो कि अत्यधिक ऊष्मा सहन करने वाली प्रजाति है। उपज की बात करें तो 36 से लेकर 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमको उपज दे देती हैं। पौधे की जो लंबाई होती है वो होती है 70 से लेकर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। पौधे की लंबाई कितनी होती है? 70 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक उपज, इसमें 70 से लेकर 80 सेंटीमीटर पौधे की लंबाई होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 403 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 403 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 0 टिल क्रम 40 ड्रिल एक सहायता से गेहूं की बुआई तथा धान की कटाई से कितने समय पहले किया जा सकता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 0 टिल कम 40 ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुआई धान की कटाई के कितने समय पहले किया जा सकता है? 7 से 10 दिन, 15 से 20, 25 से 30 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 7 से 10 दिन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं 0 टिल सीड का विकास पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इसमें गेहूं की बुआई और धान की कटाई के तुरंत बाद यानी कि बची हुई नमी का उपयोग करके बिना जुताई के 7 से 10 दिन पहले कर सकते हैं। इस प्रकार से इससे खेती की तैयारी में होने वाले व्यय यानी कि ट्रैक्टर, श्रमिक और डीजल की बचत आ जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 404 नंबर क्वेश्चन कराएं। उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास हुआ। तो उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास हुआ लुधियाना में, हिसार में, नई दिल्ली, पंतनगर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, पंतनगर से हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो पंतनगर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 405 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है दाने के लिए ज्वार की बुआई का उपयुक्त समय बताना है। अगर दाना प्राप्त करना है तो ज्वार की बुआई कब करें? जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जुलाई में करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जुलाई के प्रथम सप्ताह, ठीक है, जुलाई के प्रथम सप्ताह और जून का अंतिम सप्ताह, ये सबसे अच्छा समय माना गया है ज्वार की बुआई का अगर दाना प्राप्त करना है। तो ज्वार की बुआई करते समय लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 406 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इससे आगे के प्रश्न कल आप लोगों के बीच में 8 बजे लेकर शाम को उपस्थित रहेंगे। तो लेवा क्रिया की जाती है। लेवा का मतलब होता है पडलिंग क्रिया, पडलिंग ऑपरेशन किसके अंदर किया जाता है? धान में किया जाता है, गेहूं में, मक्के में या बाजरे के अंदर।
तो लेवा की प्रक्रिया हम धान के अंदर करते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेवा यानी कि इसको पडलिंग कहा जाता है, ठीक है। ये क्यों किया जाता है? ये खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, और जिससे मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाओं को उपयुक्त बनी रहे, ठीक है, इसलिए भी इसको किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे एक नई वीडियो के साथ।